नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। खुद अपना फैसला भी इश्क में काफ़ी नहीं होता, उसे भी कैसे कर गुजरे जो दिल में ठान लेते हैं। ये शेर ब्यूरोक्रेसी पर बड़ा मौजू होता है। अभी एमपी के चुनाव सियासी समझ रखने वाले के दिमाग को भी मथ रहे हैं, तो भला इससे प्रशासन कैसे अछूता रह सकता है। दो घटनाओं का जिक्र करते हैं ताकि बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाए। एक छतरपुर के राजनगर में हुई, एक कांग्रेस के नेता की गाड़ी से कुचलकर मौत हुई। पुलिस ने फौरन हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ दर्ज कर लिया। फिर बीजेपी सक्रिय हुई, कुछ जुबानी तीर प्रशासन के खिलाफ छोड़े गए। कल एक एफआईआर भी कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ गंभीर गैर जमानती धाराओं में करवाई गई। आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी वहां पहुंचे ताकि शिकायत का वजन और बढ़ सके। उन्होंने ज्ञापन सौंपा कलेक्टर और एसपी को। दूसरी सागर के गढ़ाकोटा में हुई, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के घर और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। उसका भी वीडियो जमकर वायरल हुआ था, आप सभी ने देखा होगा। उसमें कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, बाद में एफआईआर दोनों पक्षों के खिलाफ हो गई। यहां आईपीसी की धाराओं में कुछ अंतर है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह दोनों ही मामले में मौके पर पहुंचे और अपनी सामर्थ्य के अनुरूप प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की। आज बात इसी की करेंगे कि क्या नौकरशाही भी कंफ्यूज है कि पता नहीं किसकी सरकार आ जाए, लिहाजा एफआईआर में निष्पक्षता यानी गुट निरपेक्षता झलकना चाहिए। नतीजों के बाद फिर उसे विवेचना के दौरान अपडेट कर लिया जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? क्या नौकरशाही के भी अलग अलग धड़े यानी दोनों दलों से आंतरिक जुड़ाव रखने वाले इसी इंतजार में है कि पहले नतीजे को परख लिया जाए। नतीजों को लेकर क्या सूंघ रही है ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि कहा जाता है कि सियासी पकवान को सूंघने में उनकी नाक बहुत तेज होती है। ऐसे बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, एमपी में चुनाव हो गए, एक दो दिन थकान उतारने में खत्म भी हो गए। नेता हैं तो जाहिर बात है कि घर पर बैठ नहीं सकते। अब शुरू हुआ मतदान के वक्त हुई गड़बड़ी और हिंसा का सूक्ष्म अन्वेषण और गहन सियासत। छतरपुर के कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मतदान के पहले राजनगर में हुए कथित नोट बांटने के मामले को रोकने पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी के करीबी सलमान नाम के व्यक्ति की गाड़ी से कुचलकर मौत हो गई थी। पुलिस ने तत्काल हत्या और जान से मारने के प्रयास सहित गंभीर मामलों में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और धरना भी दिया। जवाब में बीजेपी ने भी एक आवेदन कल दिया और कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ भी गैर जमानती गंभीर धारा 307 आईपीसी के तहत केस दर्ज करा दिया। आज अपनी पार्टी के नेताओं की एफआईआर में गंभीरता का बोध कराने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे। उन्हें पता था कि कलेक्टर और एसपी पर उनके जाने से ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के 35 कार्यकर्ताओं पर फर्जी 302 की एफआईआर की गई और कांग्रेस के अपराधी प्रवृत्ति के प्रत्याशी नाती राजा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लेकर हमारे कार्यकर्ताओं पर प्राणघातक हमला किया, उन पर किसी प्रकार की एफआईआर नहीं की गई 3 दिन तक। ये प्रशासन की बाइज्ड कार्रवाई को दिखाता है। अब दूसरी तस्वीरें देखिए राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की। सागर जिले की गढ़ाकोटा पुलिस के पास आज वे पहुंचे और रैली की प्रत्याशी ज्योति पटेल के साथ मतदान के बाद हुई हिंसा और तोड़फोड़ मामले में वहां के विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव के रिश्तेदारों के खिलाफ नामजद एफआईआर करवाने की मांग की। ज्योति के काफिले की सारी गाड़ियां तोड़ दी गई थी और उनके घर के बाहर पथराव भी किया गया था। पुलिस जानती है कि ऐसे मामले जिनमें आगे कुआं पीछे खाई जैसे हालात हों, वहां करना क्या है। आवेदन ले लिया गया है। इस मामले में भी एफआईआर दो तरफा है, यानी ये पक्ष भी पुलिस के राडार में और दूसरा पक्ष भी राडार में।
खजुराहो थाने में जो एक अपराध दर्ज हुआ है 17 तारीख को 321/22, इसकी निष्पक्ष विवेचना के लिए ये ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को ले लिया गया है और इसमें जो विवेचना है वो बिल्कुल निष्पक्ष की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है। ये जो पहला अपराध दर्ज हुआ है ये इनके द्वारा आवेदन देके हुआ था, और दूसरा जो अपराध कल दर्ज हुआ है एक अन्य प्रत्याशी के ऊपर, उसमें भी थाने में एक आवेदन प्राप्त हुआ है। जिस तरह से एमपी में वोटिंग हुई है, प्रशासन भी कंफ्यूज है। उसे भी नहीं पता कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं। ऐसे में विवेचना में चाहे जो निकले, जाहिर है कि विवेचना नतीजों के पहले तो संपूर्ण होने से रही, लेकिन तब तक आवेदन पर कार्रवाई तत्काल करना उसकी मजबूरी है। सो एफआईआर तो हो गई। अब जिसकी सरकार बन जाएगी, संभव है कि वो दल अपनी एफआईआर की विवेचना में पंख लगवा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। उन मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं संतोष गौतम, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है अजय धवले, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। अजय जी का भी बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान राकेश पाठक, बहुत सुदीर्घ पत्रकारिता का अनुभव है उनका और अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश जी का भी स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं आज संतोष जी से। संतोष जी, अभी गवर्नमेंट बनी नहीं, लेकिन इतना पावर रखने लगे हो आप लोग। बताइए कि 35 कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी 302 की एफआईआर करा देते हो आप लोग। अभी सरकार बनी नहीं, क्यों सुन रहे हैं एसपी आपकी? देखिए, कायदे से तो कांग्रेस की एक तरफा रिपोर्ट लिखी जानी थी, क्योंकि पूरी जो घटना हुई है उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो सत्ता के मद में चूर होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे थे। और निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता की हत्या होना लोकतंत्र के ऊपर लगा हुआ एक बड़ा कलंक है। तो मैं समझता हूं कि इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार से वीडी शर्मा और अन्य लोग भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर कराने पर तुले हुए हैं, मैं समझता हूं ये जनता की आंखों में धूल झोंकना है। यह दिखाना है कि कांग्रेस इस तरीके की हिंसक तुले हुए नहीं, हो गई एफआईआर 307 के तहत हो गई एफआईआर। मैंने तुले हुए नहीं, आज रजिस्टर हो गई, कल रजिस्टर हो गई। सॉरी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से वो आमादा थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर रिपोर्ट लिखाने के लिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ी, जबकि उसकी बौखलाहट हर जगह निकली, चाहे वो रहली की विधानसभा में हो, चाहे यहाँ हो अपने राजनगर में हो, और चाहे बुधनी में मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायतें की हमारे प्रत्याशी ने कि उन्होंने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की। रमाकांत भार्गव के लड़के विनय भार्गव ने जगह जगह मतदान को रोकने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट क्यों है? ये जो बौखलाहट है ये इसलिए है कि हर चुनाव के जो मतदान केंद्र था उस पर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी। निश्चित ही जब इतनी भारी संख्या में मतदान होता है तो सत्ताधारी दल को लगता है कि उसके विरुद्ध जनता का आक्रोश है। ठीक है अजय जी, अजय जी को इन कर लेते हैं। बहुत वक्त है हमारे पास। संतोष जी, अजय जी, ये अभी तक हमने ये सुना है कि भाई जिसकी सरकार होती है, सुना क्या देखा है बल्कि कि भाई एसपी कलेक्टर की तो हैसियत ही नहीं है कि उनसे थोड़ा सा भी दाएं बाएं कर जाए। कई ऐसे गंभीर मामलों में पर्दा तक डाल देते हैं वो लोग, तुरंत लाके जो बिल्कुल नंगी आंखों से दिखता है उसे तक दबा ले जाते हैं। फिर कांग्रेस की इतनी हैसियत अभी हो गई बिना गवर्नमेंट में आए कि 35 कार्यकर्ताओं पे 302 जैसा मर्डर जैसा फर्जी आरोप लगा दे। माने क्या चक्कर है भाई, क्यों सरक रहा है आपके नाक के नीचे से प्रशासन? अजय जी जी, देखिए प्रवीण जी, कल जिन अधिकारियों ने ये घटनाक्रम को पूरा ये 302 की इन्वेस्टिगेशन बिना इन्वेस्टिगेशन के चार्ज अगर 302 का लगाया, बीइंग अ लॉयर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 302 ऐसे ही नहीं लगता। 302 के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर के बाद में लगता है। और कैसे केस में लगा है जो एक्सीडेंटल डेथ है, अगर किसी की गाड़ी से कुचलकर हत्या हुई है, अगर ऐसा आरोप है और वो व्हीकल से किसी की डेथ हुई है तो वो एक्सीडेंटल डेथ है। निग्लिजेंस, डेथ बाय निग्लिजेंस एंड रैश ड्राइविंग, ये अमूमन ऑफेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर चार्ज लगा है मर्डर का, और मर्डर में भी आप किस पे चार्ज लगा रहे हो? 35 लोगों पे ऊपर एक साथ चार्ज लग रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ संलिप्तता दिखती है जो स्थानीय टीआई है और वहां के जो एसपी है। तो कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने डीजीपी मध्य प्रदेश को ज्ञापन दिया कि इन अधिकारियों का क्या नेक्सस है कांग्रेस के साथ में, पहले इसकी जांच पड़ताल हो जाए। फिर हमने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया, उसने कहा जब कोड ऑफ कंडक्ट इज इन फोर्स है, आचार संहिता मध्य प्रदेश में लगी है, पूरी की पूरी मैकेनिज्म और गवर्नेंस की पावर इलेक्शन कमीशन के पास है, तब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी किस हैसियत से और बिना परमिशन के एक थाने के सामने अपना तंबू लगाकर वहां धरना दे रहे हैं।
तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का मजाक नहीं उड़ाना हुआ? ये दूसरी बात। रही बात, क्योंकि आपको अगर ऐसा इन्वेस्टिगेशन करना था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जो बयान दे रहे हैं, जो ऑफिशियली कह रहे हैं कि हम ये ओथ ऑन ओथ कह रहे हैं, प्रवीण जी ऑन ओथ कह रहे हैं कि वहां पे हो अल्लाह कांग्रेस के जो विधायक प्रत्याशी हैं नाती राजा जी, उनकी और उनके कार्यकर्ताओं की ओर से हुआ है, तो फिर उसको भी एक काउंटर एफआईआर होनी चाहिए, काउंटर एफआईआर का भी जांच होनी चाहिए। तो ये प्रोसीजर को ना अडॉप्ट करते हुए एक बायस तरीके से जब एफआईआर हुई है तो उसकी हम लोग आज दोनों जगह हमने आज विषय रखा है। ठीक है, एक बार दोनों मोटी मोटी बात आपसे रही। अब इन कर लेते हैं राकेश जी को। राकेश जी, यूपी में हम सब ने देखा था कि गाड़ी के नीचे रोंदने जैसा क्या मसला हुआ था। ये बात सही है कि तत्काल 302 वहां भी नहीं लगी थी। तो क्या ये माना जाए कि अधिकारियों ने सूंघ लिया, जैसे हम आप बात कर रहे हैं कि अधिकारियों ने सूंघ लिया और सबसे तेजी से गिरगिट की तरह पाला बदलने वाली ब्यूरोक्रेसी ही होती है? आपकी इन दोनों मामलों, एक मामले में टिप्पणी, दूसरे का तो अभी जिक्र किया भी नहीं। देखिए प्रवीण जी, किसी भी राज्य की नौकरशाही को ये बात बिल्कुल सही है, बहुत जल्दी और समय से पहले बदलाव की पदचाप सुनाई दे जाती है। उनका अपना एक तंत्र होता है, प्रशासन का पूरा तंत्र है। अगर कोई भी कार्यवाही जो कानून की परिभाषा में है वो सिर्फ इसलिए ऐसी हो रही है कि सरकार बदलने वाली है, तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल उठना चाहिए। क्योंकि प्रशासन का काम ये नहीं है, कोई भी पार्टी की सरकार हो, आए या जाए, उसे कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्यवाही करना चाहिए। लेकिन जो अजय जी की पीड़ा है, और अभी वीडी शर्मा जी को भी हमने सुना, उसे देख के ऐसा लगता है कि वो अब्दुल हमीद अदम का एक शेर है, ये क्या किया, ये क्या कि तुमने जफा से भी हाथ खींच लिया, मेरी वफाओं का कुछ तो सिला दिया होता। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये पीड़ा हो रही होगी कि 20 साल से आप हमारी सरकार है, लगभग 15 महीने छोड़ पोषित और पल्लवित इन्हीं ने किया। तो फिर ये कौन से अधिकारी हैं जो अचानक परिणाम निकलने के 12-13 दिन पहले, 10 दिन पहले पाला बदल रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कानूनी कार्रवाई कानून की परिभाषा के मुताबिक होना चाहिए। अगर उसमें कोई खामी है तो उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो फैसला करें। लेकिन इस मौके पर मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि मध्य प्रदेश की नौकरशाही लगातार 2 दशक तक एक पार्टी की सत्ता के कारण इस स्थिति में पहुंच गई है कि एक कलेक्टर भरी सभा में कहता है कि 25 साल ये सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। दूसरे कलेक्टर एसपी संघ की शाखा में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करते हैं। इससे नौकरशाही को बचना चाहिए। जब भी नौकरशाही वरिष्ठ अधिकारी या कर्मचारी किसी दल के साथ अपनी निष्ठा प्रकट करेंगे, अपने दायित्व के निर्वाह में कोई भी ऐसा काम करेंगे, तो वे सवाल उठेंगे ही जो आज आप उठा रहे हैं। तो जवाब तो देना होगा। नौकरशाही को इस स्थिति में लाने के लिए वो खुद जिम्मेदार है। ठीक बात जी है। प्रवीण जी, अब संतोष जी को एक बार इन कर लेते हैं। संतोष जी, एक जगह तो चला लिया आपने, मतलब हमारा और राकेश जी दोनों का ये इससे इस तथ्य के साथ आकलन है, ये इस बात का आकलन नहीं है कि गवर्नमेंट आ रही है, इन तथ्यों के आलोक में हम बात कर रहे हैं कि चलिए एक जगह चला लिया आपने, फिर गढ़ाकोटा में क्यों नहीं हुआ? आज भी गए थे दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने मांग भी की कि भाई वो तो 2-3 नाम बता रहे थे कि भाई गोपाल जी के परिवार के लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, नहीं हुई। वहां अज्ञात के खिलाफ एफआईआर हुई। तो एक जिले में चल जा रही है आपकी, दूसरे जिले में नहीं चल रही, भाई तो अधिकारी यहां के नहीं सुन रहे, क्या वजह? देखिए प्रवीण जी, सरकार तो हमारी आ रही, इसमें कोई नहीं है, लेकिन जिन घटनाओं पर जो पुलिस ने कार्रवाई की वो सरकार की आहट देखकर कि मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि सीधा सीधा है कि वहां पर हत्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी जिस तरीके से बात कर रहे थे, मैं समझता हूं कि ऐसी सादगी पर कौन न मर जाए। हत्यारे भी वही, फरियादी भी वही, पूरा भी वही। तो मैं समझता कत्ल भी करते हो, चर्चा नहीं होता। चर्चा हुआ हालांकि, चलिए हाँ बताइए। नहीं, मैं वही मैं बता रहा हूं कि कातिल भी वही है, मुंसिफ भी वही है, फरियादी भी वही है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी बातों से हमको बचना चाहिए। जो हत्यारे हैं निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस प्रकार से काउंटर दबाव बनाया और उसके कारण जो एफआईआर हुई है, जनता को साफ दिख रहा है कि यह कार्रवाई गलत है। और हमारे नाती राजा जो प्रत्याशी वहां, उन्होंने साफ कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आए अपने गुंडों के साथ, वहां गाली गलौज की, गाड़ियां फोड़ी गई। उसके बाद जो वो लड़का मरा सलमान, उसके ऊपर से 15 गाड़ियां एक के बाद एक निकली। क्या ये एक्सीडेंट का प्रकरण है? ये नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है कि साफ साफ हत्या हुई है, नृशंस हत्या हुई है। और निश्चित रूप से उसके बाद जो मतदान हुआ होगा, कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान हुआ होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी पूरे प्रदेश ने देखी है।
मैं समझता हूं कि इसका रैली की घटना से और राजनगर की घटना से दोनों का पुलिस के ऊपर कांग्रेस के दबाव से कोई लेना देना नहीं है। निश्चित रूप से पुलिस ने ईमानदारी चलिए, ईमानदार पुलिस है। अब पूरा वक्त दिया सर, अजय जी को इन कर लेते हैं। अजय, शेर तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन भाव यही था कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो लेकिन वो वहां पे फिर मिला वो वाला फैसला उनको छतरपुर में, रैली में नहीं मिल पाया। देखिए प्रवीण जी, पहली बात तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह से मृत्यु हुई है, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। और ये निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में एक चुनाव की प्रक्रिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हुआ है तो इसकी ये निंदनीय घटना है, लेकिन उस व्यक्ति के शव के ऊपर राजनीति करने का काम किसने किया? मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी। हर बार देखिए देश में ओछी राजनीति का स्तर अगर किसी ने गिरा दिया तो दिग्विजय सिंह जी ने। शव को 2 दिन तक के जो शव को सुपुर्दे खाक होना था, जिसको अंत्येष्टि होनी थी, उस शव को वो थाने के सामने लेके बैठे और परिवारजनों को देखिए प्रेशराइज करके शव को वहां लेके बैठे। इसके पहले भी दिग्विजय सिंह का इतिहास रहा है, चाहे बाटला इनकाउंटर हो, चाहे 26 गारा की घटना हो। दिग्विजय सिंह जी हर बार ऐसी चीजों पे देश की जनभावनाओं का और वहां की जनभावनाओं का मखौल उड़ाते रहते हैं। अब बात आप अगर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहली बार कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन में अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी दोषी मिलता है तो उस पर सजा होनी चाहिए, लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशन के 302 का चार्ज लगना ये न्याय संगत नहीं है। ये कानून, हमारा लॉ एंड ऑर्डर ये परमिट नहीं करता है। और जो अधिकारी हैं, हमने उनके कल स्पष्ट रूप से डीजीपी मध्य प्रदेश को नाम दिए कि जो वहां के स्थानीय टीआई और वहां के एसपी हैं, उनके नाम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिए। रही बात चुनाव की, तो देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश की जनता ने जो बम्पर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इसीलिए इनके कमलनाथ जी को एक चिट्ठी वायरल करानी पड़ी, जिसमें यह लिख रहे हैं, अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं कि अपने अपने प्रत्याशी 29 तारीख तक के अधिकारी और कर्मचारियों की सूची हमें पहुंचा दे जिन्होंने चुनाव में धांधली की है। अरे भाई, चुनाव निष्पक्ष मध्य प्रदेश में हुआ है, बिना ये एक दो छुटपुट घटनाएं छोड़ दी जाए। अरे साहब, उज्जैन में कई लाइन से सस्पेंड, कई जगह लाइन से सस्पेंड, अटैर में पुनर्मतदान। आऊंगा एक बार, पर्याप्त वक्त दिया, ये निष्पक्ष होते तो ये नहीं होता। 1 मिनट जरा मैं राकेश जी को इन कर लूँ, अभी तो वक्त है हमारे पास, बहुत बार आऊंगा मैं। तो राकेश जी, ये जो बात जिससे निकल के आ रही है कि ये अधिकारियों की भी हम ये कह सकते हैं, कांग्रेसी अधिकारी, भाजपाई अधिकारी, सपाई अधिकारी, बसपाई अधिकारी, जो आप ये भले ये कह रहे हैं अजय जी, लेकिन आप तो बड़े जागरूक जर्नलिस्ट हैं, आपको तो पता है भाई कितनी जगह सस्पेंड हुए, कितनी जगह एक जगह पुनर्मतदान, ये सब होता नहीं अगर ये लोग चिन्हित नहीं होते तो। देखिए प्रवीण जी, किसी भी नौकरशाही को, जो भी प्रशासनिक तंत्र है, चाहे पुलिस हो, जिला प्रशासन हो, जितनी भी मशीनरी है, एक तो वो चुनाव के समय सीधे भारत के निर्वाचन आयोग के मातहत होती है। ठीक है। इसके बावजूद अगर प्रशासनिक मशीनरी ने अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभाया है तो वे सवाल उठेंगे ही। आपने 2-3 उदाहरण दे दिए। एक उदाहरण ग्वालियर का भी है। ग्वालियर दक्षिण में दोपहर 2 बजे से मतदान केंद्र में कुछ लोग मौजूद थे, बहुत बड़ी संख्या में। वे शाम को 6:40 7:40 तक वोट नहीं डाल सके थे। कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई चिन्हित इलाके में अगर आप वोट डालने से रोक रहे हैं मतदाताओं को, तो ये भी हमारी पवित्र निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश है। और वहाँ कलेक्टर और वर्तमान जो प्रत्याशी हैं, वो जो कि विधायक भी हैं और वर्तमान प्रत्याशी भी थे इस चुनाव में, उनका जो विवाद हमने देखा, पूरे देश ने, दुनिया ने देखा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक तंत्र है, उसने बिना ये सोचे अपनी भूमिका अदा की कि अब वो किसी पार्टी का घटक दल नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका निश्चित तौर पर ऐसी रही है। कई जगह, सब जगह नहीं, बहुत से निष्पक्ष अधिकारी भी हैं, क्योंकि नौकरशाही में एक पूरा का पूरा एक ग्रुप है जो वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री के करीब है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, जो दिख रहा है सबको दिखाई दे रहा है। 3-3 बार एक्सटेंशन मिल रहा है, सेवा विस्तार हो रहा है चीफ सेक्रेटरी का, मलाईदार पोस्टिंग हो रही है। कलेक्टरों की हालत यह है कि वही एक ग्रुप है जो घूमता रहता है पूरे मध्य प्रदेश में जिलों को संभालने में। तो वे, ऐसा लग रहा है कि वे भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं है, जिसके तहत उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद नौकरी शुरू की है। वे एक राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा जता रहे हैं। मैं किसी भी राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं। अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार 20 साल से होती और नौकरशाही यही सब कर रही होती जो अभी किया है, तो हम इन्हीं शब्दों में ये बात कहते कि ये उसको नहीं करना चाहिए। ये उसकी पूरी भूमिका पर सवालिया निशान लगाता और ये निंदनीय है। एक बार इनका लेते हैं संतोष जी को। संतोष जी, जो बात निकल के सामने आ रही है उससे एक ये है कि भाई बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि एक्सक्यूज तलाश रहे हैं क्या आप लोग, मतलब क्यों सबसे चिट्ठी मंगा के ये लिस्टिंग करना कि जरा भेजो किन किन लोगों ने मतदान में गड़बड़ी की है, फिर देखा जाएगा जब गवर्नमेंट आएगी।
देखिए प्रवीण जी, राहत इंदौरी का एक बड़ा मशहूर शेर रहा है, इरशाद जब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, हाँ, तो तुम तो मुशायरा हो कत्ल गया का था, इल्जाम शायरी। हम ही पर रख दो। तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की शैली बन गई है। भारतीय जनता पार्टी गलतियां खुद करती है और उसके बाद में दोषी कांग्रेस को ठहराती है। जैसे कि वो लाडली बहना की बहुत बड़ी हिमायती बनती है। शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि हम अपराधियों को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ देंगे, लेकिन हमारी आदिवासी बहनें नेमावर में 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दी गई थी और शिवराज सिंह चौहान ने कोई प्रभावी एक्शन नहीं लिया गया था। वैसे ही यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं पटेरिया जी, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े 76 वर्षीय 77 वर्षीय दिग्विजय सिंह जी धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन पर इस तरीके का दबाव बना रही है कि अपराधियों की गिरफ्तारी ना हो, अपराधियों पर कार्रवाई ना हो। लेकिन बहुत ज्यादा दिन नहीं है बचे, 3 तारीख को परिणाम आएंगे और उसके बाद जो जो दोषी होगा सब पर कठोरतम कार्रवाई होगी। और कमलनाथ जी का पत्र इसी मामले को लेकर है कि बिल्कुल सही है कि हमारे लोगों पर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ है, निश्चित रूप से उसके जो दोषी अधिकारी हैं, दोषी कर्मचारी हैं और दोषी नेता हैं, उन पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। एक बार अजय जी को रुख कर लेते हैं। अजय जी, इन्होंने लिस्टिंग विस्टिंग करा ली है। भाई राकेश जी जो कह रहे हैं मैं भी उससे सहमत हूं। देख, मैं भी कई सालों से रहा हूं कि एक काकस सा बन जाता है, गिरोह बन जाता है, समूह बन जाता है, जो भी कहा जाए, वो लोग ही गवर्न करते हैं। तो अब जाहिर बात है कि भाई इनको लिस्टिंग कराना इनकी मजबूरी हो गई होगी कि इन्होंने लिस्टिंग कराना शुरू कर दिया। तो ऐसे नहीं लग रहा कि जो आपके समर्थक अधिकारी हैं वो नाप लिए जाएंगे यदि कांग्रेस आ गई तो? देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस को जब भी अपनी प्रत्याशित हार दिखाई देती है, उस संभावित हार अब स्पष्ट हो चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव को याद कर लीजिए प्रवीण जी, 30 अप्रैल, मेरे पास अभी चिट्ठी आई है, 30 अप्रैल 2019 को भी कमलनाथ जी ने ऐसी ही चिट्ठी अपने सारे लोकसभा के प्रत्याशियों को और वहां के जिलाध्यक्ष को लिखी थी। उसमें कहा था कि ऐसे अधिकारियों की सूची बना लीजिए, है ना। तो उस सूची के माध्यम से वो पता करने चाहते। 2019 के लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में देखा है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 29 में से 28 लोकसभा सीटें मिली थी। अब भी इनको पता चल गया 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी को एक बेमिसाल मैंडेट मिलने जा रहा है और मध्य प्रदेश की जनता ने पुनः एक स्वर्णिम इतिहास वाली भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को चुनने जा रही है। तो अब किसके ऊपर रोना रोया जाए, किसके ऊपर हार की खींच निकाली जाए? तो ये देखिए, ईवीएम का रोना रो नहीं सकते क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में इन्होंने वो ग्राउंड स्किप कर दिया है। अब क्या करेंगे? तो अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, एक स्केपगोट होना चाहिए इनको, एक स्केपगोट ढूंढना है और स्केपगोट होंगे अधिकारी और कर्मचारी। इनको लगता है कि हैंड इन ग्लव से सरकार बनती है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनाकांक्षाओं का सम्मान किया होता, मध्य प्रदेश की जनभावनाओं को समझा होता, तो आपको आज ये इस तरह के हथकंडे अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दिग्विजय सिंह जी का इतिहास, मैंने जैसे कि पहले प्रवीण जी कहा है, दिग्विजय सिंह जी का इतिहास इन सब मामलों में संवेदनहीनता की राजनीति में काला इतिहास है दिग्विजय सिंह जी का। और जब जनहितैषी सरकार होती है, उस तरह को ऐसे ही प्रो इनकम्बेंसी वाला मैंडेट मिलता है। और आज जो कांग्रेस कर रही है, ये खींच वाली कोई भी विपक्षी दल करता है। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस अपनी हार को देखकर ये सारे 3 तारीख के लिए भी कुछ रख लीजिए। एक बार राकेश जी को इन कर ले, 3 के लिए भी रख लीजिए, आपको फिर बैठने ही 3 को, हम आपको सबको। राकेश जी, ये कहा जरूर जाता है बहुत सगर्व, और मतलब लोग ताली भी बजा देते हैं नाना पाटेकर की फिल्म की तरह, व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश देख के जनता गदगद हो जाती है। लेकिन चाहे इनकी गवर्नमेंट रहे चाहे उनकी गवर्नमेंट रहे, वो बोलेंगे जरूर। जैसे ही सरकार में आते हैं हद से हद क्या करेंगे, भाई कहीं लूप लाइन भेज दिया, कोई ठीक खराब सी पोस्टिंग भेज दिया, और क्या बिगाड़ पाता है लोग? मतलब मैंने आईएएस जानते हैं कि उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आईपीएस जानते हैं उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। देखिए प्रवीण जी, चूंकि सरकारी तंत्र में इस तरह के नियम कायदे कानून है कि सरकारों के बदलने से आप, खास तौर से आईएएस अधिकारी, छोटे अधिकारियों की बात नहीं करता मैं, छोटे पद पर बैठे हुए, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पद हैं जिसमें आईएएस और आईपीएस हैं, अगर वे अपनी भूमिका किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, किसी नेता के पक्ष में निभाते हैं तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू होगा लोकतंत्र का। क्योंकि हमारा लोकतंत्र, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं, हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वो इसीलिए बनाई गई हैं, चाहे वो भारत का निर्वाचन आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 1-1.5 दशक में इन सब संस्थाओं की भूमिका पर संदेह के बादल बहुत गहराए हैं। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में ही हो रहा है, पर तब नौकरशाही थोड़ा साफ सुथरे तरीके से करती थी, क्योंकि शेरो शायरी से बात आपने शुरू की थी। तब ऐसा होता था कि ब्यूरोक्रेसी मदद भी कर देती थी, लेकिन उसको दिखता नहीं था लोगों को। दामन पर कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तब इस तरह से करती थी नौकरशाही अपनी भूमिका, मालूम नहीं पड़ता था कि किसी का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन अब, जैसे मैंने 2 उदाहरण दिए, क्या सचमुच में इस देश में और कहीं ऐसा संभव है
कि कोई कलेक्टर जनसभा में ये कहे 25 साल ये सरकार कहीं नहीं जा रही, तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। डीओपीटी के अपने नियम है, शासकीय सेवा के नियम है, सेवा शर्तें हैं। एक कलेक्टर जनसभा में किसी पार्टी के लिए एक तरह से वोट मांग रहा है, एक कलेक्टर एसपी शाखा में जाकर नमस्ते सदा वत्सले कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक समाजसेवी संस्था है, वो सिर्फ दिखावे के लिए। सारी दुनिया जानती है कि आरएसएस और बीजेपी का क्या अन्योन्याश्रित संबंध है। तो इस तरह से जब नौकरशाही का राजनीतिकरण हो जाएगा तो उसकी साख भी गिरेगी, और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा साख नौकरशाही की गिर चुकी है, उसको बहाल करने में भी कई दशक लग जाएंगे। बात करें राकेश जी, बस बिल्कुल फिसल रहा वक्त, हाथ से क्लोजिंग के लिए चलते हैं। संतोष जी, क्या उम्मीद आपको, मतलब इनसे लिस्टिंग जो अधिकारी कर पाएंगे कार्रवाई? आ रही गवर्नमेंट? निश्चित रूप से जो भी दोषी अधिकारी होंगे और जो हमारी जांच में दोषी पाए जाएंगे, कमलनाथ सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। और दूसरा एक बात का और जवाब देना चाहता हूं, अभी अजय पटेल जी भारतीय जनता बहुत पार्टी जल्दी सर उनका भी क्लोजिंग लेना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। वो भारतीय जनता पार्टी की जीत के दावे कर रहे थे। 18 वर्षों तक मध्य प्रदेश की बर्बादी के बाद भी अगर वो भारतीय जनता पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं तो मैं दिवा स्वप्न मानूंगा। दिवा स्वप्न देख रहे हो अजय जी आप? दिवा स्वप्न, क्लोजिंग रिमार्क, दिवा स्वप्न देख रहे हो आप अजय जी? अच्छा है जी, गरीब कल्याण और जनहितैषी कार्य अगर किसी सरकार ने किए हैं और वो स्वप्न देख रही है तो निश्चित रूप से ये स्वप्न साकार होने जा रहा है, क्योंकि हमें पता है मध्य प्रदेश की जनता हमारे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की रिपोर्टें भी देख लीजिए। आदिवासी महिला अत्याचार रोकना पड़ेगा मुझे, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो बात राकेश जी ने कही मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। मैं क्या, हर जागरूक जिम्मेदार व्यक्ति उससे इत्तेफाक रखता है कि अगर आप यूपीएससी से या किसी भी परीक्षा से पास होके सरकार की सेवा में आए हैं तो श्रीमान ये ध्यान में जरूर रखा करिए कि राजनीतिक दल की सेवा में नहीं आए हैं आप अगर चिन्हित हो जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।